So let me represent the screen. व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा होगा, साउंड क्लियर आ रहा होगा, और अगर कोई इश्यू है तो आपको बोल देना है. यस, मॉर्निंग एवरीवन. रिलेटिव मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे. गुड. यस, क्लियर है. रिलेटिव मोशन. हाँ, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो. यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम इफ यू हैव एनी डाउट. लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया था. यस, समबडी वांट टू से समथिंग. Okay. Can I reshare the screen? Audio, video सब कुछ ओके, कोई लैग नहीं है. कोई लैग है नहीं. आप अपने एंड से आपको रीशेयर करने का. फिर भी मैं एक बार रीशेयर कर देता हूँ अगर यहाँ से कोई इंटरप्शंस हुए हैं. ओके. रिलेटिव मोशन में अभी तक क्या कवर किया है तो ब्रीफ में मैं बोलता हूँ. हम लोगों ने बोला था कि सारे मोशंस जो होते हैं रिलेटिव होते हैं. केवल एक है जो स्पीड ऑफ लाइट है ना. स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एब्सोल्यूट है, बाकी सारे मोशंस रिलेटिव होते हैं. सो आप अगर ऐसा स्टेटमेंट देखते हो तो इसको मार्क कर सकते हो, ऑल मोशंस आर रिलेटिव. इसका एक्सेप्शन अगर आपने देखना है तो एक्सेप्शन के फॉर्म में कह रहा था स्पीड ऑफ लाइट. तो अगर लाइट जो है ना वो एक स्पीड से चलती है, उसका स्पेशल नाम सी इंडिकेटर है और 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड है. आइंस्टाइन ने बोल दिया था ना कि ये जो लाइट की स्पीड है ना ये किसी फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती है. मतलब आप किसी भी फ्रेम से देखो, आपकी ट्रेन कहाँ भी जा रही हो, किधर भी जा रही हो, आप प्लेन पर हो, ट्रेन पर हो, प्लानेट पर हो, दुनिया में कहीं भी क्यों ना हो, स्पीड ऑफ लाइट यही रहने वाली है. वो रिलेटिवली नहीं होती है. दैट मीन्स ऑल फ्रेम के लिए यही स्पीड ऑफ लाइट होती है. तो ये जो स्पीड है यही एब्सोल्यूट है. इसको छोड़कर के बाकी सारी स्पीड्स जो है रिलेटिव है. सो ऑल मोशंस आर रिलेटिव, ये आपने देखा था. फिर हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैटर करता है. फिर हम लोगों ने 2 फ्रेम बनाए हुए थे और कुछ ऐसा स्टार्ट किया था कि अगर हम दोनों फ्रेम्स के ऑब्जर्वर से पूछते कि क्या चल रहा है तो उनके ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं और दोनों करेक्ट हो सकते हैं. तो अपने को ये पता करना है कि दोनों के जो आंसर्स आ रहे हैं या दोनों के जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें क्या रिलेशन है. सो दोनों के ऑब्जर्वेशन को हम लोग रिलेट कर सकते हैं. कुछ ऐसा बनाया था कि लेट से एक ये फ्रेम है, दूसरा ये एस डैश फ्रेम है. इसको हम प्रॉपर लेटर से लिख रहे हैं, इसको डैश लेटर से लिख रहे हैं. तो ये ओरिजिन ओ था, इसका ओरिजिन ओ डैश था. किसी एक पार्टिकल को अपने को ऑब्जर्व करना था जो कि पार्टिकल पी में बी समवेयर देयर. ये आपका ऑब्जेक्ट है, कार है और समथिंग लाइक दैट. पी लेटर यूज कर रहे हैं, पी फॉर पार्टिकल. सो एक ट्राइंगल बनाया था, इसका पोजीशन वेक्टर मेजर किया, इसके अकॉर्डिंग पोजीशन वेक्टर मेजर किया, फिर इसके अकॉर्डिंग पोजीशन वेक्टर मेजर किया, तो एक ट्राइंगल बनता है. तो एस और एस डेस के जो रिलेशंस थे पोजीशन के, वो निकालने की कोशिश की. नोटेशंस लास्ट क्लास में मैंने बताया था, पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एस. कई बार लोग नोटेशंस अलग अलग लिखते हैं. आप इसको पी कॉमा एस भी लिख सकते हो. कई बार ऐसा मिलेगा आर पी एस विदाउट कॉमा, और कई बार ऐसा मिलेगा आर पी बाई एस. सबका मतलब एक ही है. लाइक फर्स्ट जो लेटर होता है वो उस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा होता है जिसको अपने को पढ़ना है. सेकेंड लेटर जो होता है वो प्लेटफॉर्म या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात कर रहा होता है. और फिर इसको हम बोलेंगे ये पोजीशन है पी का जो एस डैश फ्रेम से देखा गया है, ये पोजीशन है एस डैश फ्रेम का जो एस फ्रेम से देखा गया. इनमें आपस में एक रिलेशन आया था कि these
these are going to be like this vector plus this vector is equal to that vector. So हम लोगों ने लिखा था position of p with respect to s is equal to position of p with respect to s dash plus position of s dash with respect to s. इसको हम क्विकली भी समझा सकते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा क्विक हो जाएंगे. देन आफ्टर आप इसको डिफरेंशिएट किया था, तो आपको डिफरेंशिएट करके एक दूसरा रिजल्ट मिला था. वेलोसिटी ऑफ p with respect to s is going to be equal to velocity of p with respect to s dash plus velocity of s dash with respect to s. Further differentiate करोगे तो velocity will get converted into acceleration. So acceleration of p with respect to s is going to be equal to acceleration of p with respect to s dash plus acceleration of s dash with respect to s. अब पी एस और एस डेस के नाम बदलते रहेंगे, बट ये तीनों इक्वेशंस हैं जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस होती हैं. पोजीशन की इक्वेशन, वेलोसिटीज में रिलेशन, एक्सेलरेशंस में रिलेशन, डिफरेंट फ्रेम्स में क्या रिलेशंस होते हैं वो बता रहे होते हैं. अब हम किसी एक को डिटेल में समझ लेंगे, बाकी सबके में इसको अप्लाई कर लिया करेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रिक्वेंटली सेकेंड इक्वेशन यूज होती है, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ. आपने कुछ लिखा था, व्हाट वुड हैपन इफ अ फोटोन इज सेट एज द ओजन. Photon is set as ozen for the frame of reference. So that's going to be very interesting, challenging question. Photon is the speed of light and we are moving with the speed of light. So हम लोग photon के बारे में पढ़ेंगे. ये अपना चैप्टर आएगा मॉडर्न फिजिक्स का, या फिर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. तो उसमें आपको फोटोन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई जाएंगी. फोटॉन्स आर वेरी डिफरेंट पार्टिकल, दे आर नॉट मटेरियलिस्टिक पार्टिकल. फोटोन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिससे मटेरियल मिलकर के बनता है. तो उसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन की जाएंगी, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है वो हम बात कर पाएंगे. एंड आपने लिखा, हाउ स्पीड ऑफ लाइट इज एब्सोल्यूट इफ आई एम मूविंग विद 1000 मीटर पर सेकंड, वुडंट स्पीड ऑफ लाइट विल नो. नो इसलिए क्योंकि आपको स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू है 299 जो आपने लिखा वो नहीं होगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट एब्सोल्यूट होती है. ये एक स्ट्रेंज स्टेटमेंट है जो काफी साइंटिस्ट और काफी लोगों को समझ में नहीं आया जब आइंस्टाइन ने बोला था. बाद में जब प्रूफ किया गया तो ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, और आपको भी जब उतना डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि लाइट के साथ ऐसा क्या स्पेशल होता है, उसको समझने के लिए अपने को फोटॉन्स या पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट या फिर लाइट के बारे में आपको डिटेल में समझना होता है. तो जब हम उसको डिटेल में समझेंगे देन अपने को पता चलेगा कि स्पीड ऑफ लाइट इज समथिंग वेरी डिफरेंट. आपने बोला रिलेटिव वेलोसिटी विल बी जीरो, देन आई डोंट नो व्हाट वाज द क्वेश्चन, आई मिस्ड इट. ऐसा अगर आपको बोले कि एक पार्टिकल इधर जा रहा है सी की स्पीड से, एक इधर जा रहा है सी की स्पीड से, तो भी वो दोनों की स्पीड सी रहेगी, नो मैटर आप कहाँ से देखते हो. इसी को हम लोग इसी की वजह से टोटल फिजिक्स को बदलना पड़ा, उसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं. फिर आपने लिखा है कि इज दैट हाइपोथेटिकल क्वेश्चन. आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था, उसके बारे में बोला होगा, मैं वो उसको आप उसको रीपोस्ट कर सकते हो. फिर आपने लिखा, isn't it this speed of light the two-way speed of light? No one has been able to measure the on-way speed of light. So when we say the speed of light, we mean the two-way speed of light, right? Theory of general relativity, the relative velocity of c from photons is. देखो क्या है ना, अभी 2 मिनट के लिए वेट करो, और फिर हम वो स्पीड ऑफ लाइट में जो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है उस तरफ हम थोड़ा सा आइडिया देंगे. ज़्यादा डीप पे देने के लिए फोटोन बताना पड़ेगा. अभी पहले मटेरियल के बारे में बात कर लेते हैं. मटेरियलिस्टिक पार्टिकल जैसे बॉडी, कोई भी बॉडी होती है वो प्रोटॉन से मिलकर के बनी होती है, न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से, इनको मटेरियलिस्टिक पार्टिकल बोलते हैं. तो जितना भी हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट्स को, बॉडीज को, एनीथिंग इन आवर सराउंडिंग्स, वो सब मटेरियल से मिलकर के बने होते हैं. लाइट जो है वो इंटायरली डिफरेंट स्टोरी है, वो मटेरियल पार्टिकल से मिलकर नहीं बना होता है. तो सिंस वो डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बना, जिसको फोटोन नाम दिया गया है, तो उसको बारे में हमको समझते हैं. जैसे मटेरियल प्रोटॉन अगर आपके पास है, तो प्रोटॉन के पास मास होता है, प्रोटॉन को हम देख सकते हैं, या प्रोटॉन से मिलकर के न्यूक्लियस बना हुआ उसको हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. फोटॉन्स को हम वे नहीं कर सकते हैं, उसकी अपनी अलग अलग कहानियां हैं.
और स्लोली धीरे धीरे हम उनके बारे में आपको बताएंगे। तो पहला प्रायोरिटी में पहले इसको हम समझते हैं और फिर ब्रीफ में उसके बारे में बोल दूंगा कि क्या डिफरेंस आता है और क्यों वो एब्सोल्यूट है। सो फॉर्मूला भी हम लोग बनाने की कोशिश में, तो आप इनका फोकस कर लो। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, लास्ट वाला मैंने इक्वेशन अभी ऐड किया डिफरेंशिएट करके। अगर पीएस बदलना चाहें तो इसको कुछ और भी फॉर्म में लिख सकते हैं, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। तो अपने को रिजल्ट कुछ ऐसा मिला कि अगर अपने को वेलोसिटी ए की निकालनी है बी के रिस्पेक्ट में, ए कुछ है बी कुछ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक नया फ्रेम सी। लेकिन अगर हमने सी को इंट्रोड्यूस किया है तो अपने को फिर ऐड करना पड़ेगा सी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये जनरल स्टेटमेंट हो गया कि अगर हमारे पास ए बी सी करके 3 प्लेटफॉर्म्स या बॉडीज हैं, सो अगर वेलोसिटी ऑफ ए निकालना है बी के रिस्पेक्ट में, तो अपने को क्या करना होगा, ए का वेलोसिटी पहले नए नंबर के नए प्लेटफॉर्म पे जाओ, उसको लिखो, उसके साथ दूसरे वेक्टर को सम करो। दूसरा कौन सा वेक्टर होगा, दूसरा वेक्टर होगा सी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड वाला फ्रेम। ऐसा कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि सिंपल लेवल के क्वेश्चंस के लिए हम लोग अधिकतर ग्राउंड से वर्क करते हैं। तो लेट्स से कि हमारा सी ग्राउंड है, तो अगर हम सी को ग्राउंड कंसीडर कर लेते हैं, इफ सी इज अर्थ या फिर ग्राउंड, तो यही रिलेशन कुछ ऐसा बन जाएगा हमारा। इसको हम कुछ ऐसा रीराइट कर पाएंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी बताने से ज्यादा अच्छा है कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताया जाए, क्योंकि सारा कुछ ग्राउंड से हम लोग मेजर करते हैं मोस्टली। तो एक और अपने पास फॉर्मूला रहेगा, उसको भी मैं यहाँ साइड पर लिख देता हूँ। जब कभी अपने को वेलोसिटी ऑफ पी बताना हो क्यू के रिस्पेक्ट में, तो हम वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी से रिलेट कर सकते हैं। ये भी एक छोटा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब अगर हम इन दोनों को आपस में स्वैप करना चाहते हैं तो एक माइनस लगाने का। ये आपने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ऑब्जर्व किया है। सपोज कर लीजिए आप ट्रेन पे बैठे हुए हैं, ट्रेन चल रहा है और आप बाहर देख रहे हैं कॉन्सेंट्रेट होकर के, तो आपको लगता है कि ट्रेन नहीं चल रहा है, जमीन पीछे जा रही है, ट्रीज पीछे जा रहे हैं, हाउसेस बिल्डिंग्स दे आर गोइंग बैक साइड। सो आप आगे जा रहे हो, आपका प्लेटफॉर्म था, लेकिन अगर कोई ग्राउंड से ट्रेन को देखेगा तो आप आगे जाते नजर आओगे, लेकिन अगर आप ट्रेन से ग्राउंड वाले को देखोगे तो पीछे नजर आता है। इसका मतलब क्या, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस डायरेक्शन का होता है। तो अगर हमने पीक को क्यू क्यू के रेस्पेक्ट में देखा, तो जो आंसर आएगा वही आंसर हमको क्यू को देखने पर पी के रेस्पेक्ट पर भी आता है, लेकिन एक माइनस, मतलब डायरेक्शन बदल जाती है। जब कभी हम आउटसाइड द व्हीकल्स वॉच करते हैं तो व्हीकल हमको रेस्ट पे नजर आता है, बाकी सारी ऑब्जेक्ट्स जो है बैक साइड आते हुए नजर आती हैं। वो बैक साइड मतलब अपोजिट डायरेक्शन, मतलब माइनस। तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है रिलेटिव मोशन में, तो इसको यूज करेंगे। उसको यूज करके हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। तो जी और बी को अगर इंटरचेंज करना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, velocity of A with respect to B is equal to velocity of A with respect to ground minus velocity of B with respect to ground। सिंस वो ग्राउंड बार बार आता है तो हम लोग फिर ग्राउंड को लिखना बंद कर देते हैं, तो ग्राउंड का अगर सिंबल हटा दो तो भी चलेगा। मतलब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कभी अपने को ये मिलता है कि वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको हम लोग सिंपली वेलोसिटी ऑफ P से लिख सकते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि अगर कॉमा लगा करके आपने दूसरा लेटर लिखा नहीं, दैट मीन्स वो अर्थ रहा होगा, ग्राउंड रहा होगा, क्योंकि वी ऑल आर वर्किंग फ्रॉम द ग्राउंड। ये काफी सिंप्लीफाइड वर्जन में आ गया। क्या आ गया कि वेलोसिटी ऑफ, अगर आपको ए की वेलोसिटी निकालनी है बी के रिस्पेक्ट में, तो अपने को क्या करने का, ए की वेलोसिटी पकड़ने का, बी की वेलोसिटी पकड़ने का, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देने का। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेशन है रिलेटिव वेलोसिटी का, और इसी को अपने को समझना है, इसी को यूज करना है। सारा वेलोसिटी रिलेटिव मोशन जो है इसी पर डिपेंडेंट है। So whenever we want to calculate the velocity of A with respect to B, what we need to do? We need to write the velocity of A, then we need to write the velocity of B with respect to same frame, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। वो सेम फ्रेम हमारे लिए नॉर्मली क्या रहेगा, ग्राउंड रहेगा। अगर कोई और फ्रेम है तो दोनों का सेम फ्रेम होना चाहिए, चलेगा। कॉपी कर लीजिए इसको। अब इसको मैं एक दो एग्जांपल से रिलेट करता हूँ, कुछ क्वेश्चन है उनको कंसीडर करते हैं इसके एप्लीकेशन के लिए, और सारे आंसर्स आ जाएंगे। ना सब्ट्रैक्ट, दो वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है वो आपको पता है।
तो पहला वेक्टर एज सच लिखेंगे, दूसरे वेक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में लगा करके ऐड कर देंगे, अपना काम हो जाता है। हाँ, ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर है, कार्टेशियन सिस्टम को यूज करके बनाया था और उसका सिंप्लीफाइड वर्जन वहां पे बनाया गया। आपने लिखा है विल नॉट वर्क विद स्केलर्स एज स्केलर हैज नो डायमेंशन। अच्छा, आपने कुछ डिस्कशन का बोला है, तो उस पॉइंट पर हम लोग वापस आएंगे शॉर्टली। अगर आपने देख लिया सो कम ऑन दिस, एंड इसके बारे में मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अपने कॉमन सेंस से रिलेट करते हैं, फिर उस कॉमन सेंस को लिंक कर देंगे, इक्वेशन समझने में हेल्प हो जाएगी। लेट्स से कि आपके पास आप अपने रियल लाइफ में ऑब्जर्व करते हो, रोड पे जा रहे हो और आपके पास एक कार है, ये जिस कार पर आप बैठे हो, दिस इज यू, लेट्स से ए नाम है आपका, और यू आर मूविंग विद द वेलोसिटी लेट्स से 50 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहे हो। एक दूसरा बंदा भी है यहाँ पर पैरेलल रोड पे चल रहा है, इसका नाम बी है, और लेट्स से ये 30 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। काइंड ऑफ एग्जांपल है, जस्ट टू लेट यू फील और लेट यू रिलेट, जो आप जानते हो। रिलेटिव मोशन आप ऑलरेडी फील कर चुके हो, आप ऑलरेडी जानते हो, आई मीन लाइक यू फील इट, योर इंट्यूशन सेज सो, बट उसको हमको प्रॉपरली समझना है, उसको वर्ड्स में लेके आना है, इक्वेशंस में रीराइट करना है। सो ये सिंपल एग्जांपल है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। लेट्स से कि ये रोड पे ये दोनों कार्स जा रहे हैं इस तरह से। अच्छा, अगर हम ये लिखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए इज 50 मीटर पर सेकेंड, तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये जो 50 मीटर पर सेकेंड है वो बता कौन रहा है। दैट मीन्स ये 50 मीटर पर सेकेंड किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बताया गया है। तो ओके, सॉरी, it got restarted. ओके, नॉट एन इश्यू, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। वो क्रैश कर गया, इजी टीच। और अभी तक हम लोगों ने जो कंक्लूड किया, आपने अगर नोट्स बना लिए होंगे तो कुछ ऐसा कंक्लूड किया है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी टर्न आउट टू बी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो ये फंडा आप लोगों ने निकाला हुआ है और फॉर्मूला निकाला हुआ है, बाकी ग्राउंड का रिस्पेक्ट भी यूज कर लिया है। अभी हम लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं, उस एग्जाम्पल को मैं रीड्रॉ कर रहा देता। लेट्स से कि आपके पास ये कार थी, जिस कार के बारे में लोग बात कर रहे थे। There was another car which was moving parallel to itself. Okay, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, वो काम आ जाएगा आपके। And there is a person A and it was moving 50 meter per second. There was a person B who was in the car. The car was moving with 30 meter per second. So I was asking कि ये 50 मीटर पर सेकेंड किसके रिस्पेक्ट में है। ये डेफिनेटली 50 मीटर पर सेकेंड इस कार की है, लेकिन क्या ये इस कार के ड्राइवर के रिस्पेक्ट में है? तो अब बोलोगे नहीं, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। गुड। सो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए इज 50 आई कैप। इट्स वो डायरेक्शन आई कैप है, प्रॉपर लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो इसका मतलब ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेजर्ड है। गुड। When we write this velocity of b, that means it is also being measured with respect to ground. आप कॉमन सेंस से इमीडिएटली बताएंगे कि अगर ए से पूछा जाए कि बी किस वेलोसिटी से चल रहा है, तो आप देखोगे अगर आप इस वाली कार पर रहे होते और बी को आप ऑब्जर्व कर रहे होते, तो आपको ऐसा लगता है बी पीछे जा रहा है। ए को ऐसा अपियर होगा कि बी पीछे जा रहा है, और कितने से पीछे जा रहा है? 20 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है। यस। और अगर आप ए पर रहे होते तो आपको, अगर आप बी कार पर रहे होते, तो आपको ए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता नजर आता, वो भी 20 मीटर पर सेकंड से। तो ये जो रिजल्ट्स हमको मिलते हैं वो बेसिकली इसी फॉर्मूले से निकल करके आते हैं। तो अगर यहाँ पर हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, तो अपने को लिखना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। इफ यू लुक एट द वेलोसिटी ऑफ ए, दैट इज 50 आई कैप and this is 30 I cap.
As a result, we are getting 20 in the I cap direction. इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि A की वेलोसिटी B को पता चलती है कि वो A 20 मीटर पर सेकंड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उसको एक्सप्लेन करता है। So this is how B is going to see A. तो B को A फॉरवर्ड डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से जाता नजर आएगा। Whereas अगर आप वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A कैलकुलेट करते तो आपको लिखना होता है वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। तो आप इसको क्या बोलते हैं? ये 30 आई कैप था माइनस 50 आई कैप था, तो ओवरऑल अब माइनस 20 आई कैप बचा। ये माइनस 20 आई कैप का क्या मतलब है? 20 तो मैग्नीट्यूड है, माइनस आई कैप डायरेक्शन में। इसका मतलब है A को B माइनस आई कैप डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आता है, तो A को B पीछे जाता हुआ नजर आएगा। किस वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकंड से। तो ये जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, इंट्यूशंस हैं, फीलिंग्स हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, वो सारा कुछ इस इक्वेशन में हिडन है। तो अगर इस इक्वेशन को हम यूज करना स्टार्ट कर दिया तो मैथमेटिकली हम अननोन सिचुएशन का भी आंसर देने में कैपेबल रहेंगे। तो और यहाँ से एक और बात प्रूफ हो जा रही है, या फिर हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आ रहा है, आप चेक कर सकते हो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए के बराबर होती है। तो अगर हम लेटर को स्वैप करते हैं तो एक माइनस के साथ आता है। यस ना, अब कई बार क्या होता है कि आई कैप जे कैप लिखना हमारे लिए उतना सुटेबल नहीं होता है, उतना इजी नहीं जा रहा होता है, तो फिर हमको सब्ट्रैक्ट करने का दूसरा भी तो आइडिया पता है। क्या दूसरा आइडिया था? उसको अगर हम लोग रिकॉल करें तो कुछ ऐसा रहा था कि इन केस अगर अपने को इनके वेक्टर्स पता है, लेट्स से कि ये हमारा वी ए वेक्टर है और ये वी बी वेक्टर है, सो दिस इज वी ए, दिस इज वी बी, और अपने को निकालना है वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो अगर हमको वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है तो हमको फॉर्मूला ये यूज करना है, फर्स्ट की वेलोसिटी एज सच रखनी है, सेकंड की वेलोसिटी रिवर्स में देनी है। तो पहला वेलोसिटी एज सच रखेंगे, सेकंड को रिवर्स में लगा देंगे, तो ये हमारा वी ए रहेगा और ये हमारा वी बी रहेगा। वी ए का मतलब 50, वी बी का मतलब जो भी नंबर है मैग्नीट्यूड 30। तो इन दोनों वेक्टर्स को जब आप ऐड करोगे तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि आपका रिजल्टेंट किधर आ रहा है। तो रिजल्टेंट बचा हुआ इधर आएगा, तो ये जो रिजल्टेंट आएगा वो कौन सा आएगा? ये आएगा वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एंड दैट इज 20। तो आप देखो यहाँ से वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी 20 आई कैप आया था, तो ये आई कैप भी आ गया और आंसर भी आ गया। सो हम एरोज को यूज करके सब्ट्रैक्शन वाला रूल लगा सकते हैं। और ये जो ज्योमेट्रिकल मेथड होता है ये काफी हेल्पफुल होता है, क्विकली आंसर निकल के आ जाता है, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री और ट्राइंगल्स वगैरह या फिर लाइंस को सॉल्व करना आपको आता है। हालांकि आपको ये भी आता है, चॉइस इज योर्स कि आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। सो दिस इज फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव मोशन। इस तरह से हम लोग वर्क कर रहे होते हैं। आपने कुछ लिखा है, देखते हैं, अगर रिलेवेंट है तो बात करेंगे उसके बारे में। आपने लिखा है wouldn't observer that B is some distance x from itself rather than continuously moving backwards. B is some distance x away from the नहीं, ये जो आपको ऑब्जर्वेशन में आएगा वो वेलोसिटीज के बारे में आएगा। और अगर आपको डिस्टेंस निकालना है कितना आगे पीछे गया, तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि उनका इनिशियल पोजीशंस वगैरह क्या था। ए को क्या नजर आएगा? ए को ये नजर आएगा कि बी कंटिन्यूअसली बैकवर्ड जा रहा है, कंटिन्यूअसली बैकवर्ड जा रहा है। अगर ए के पास कोई मेजर करने का ऑब्जर्वेशन आएगा तो मेजर करके बता सकता है कि वो 20 मीटर पर सेकंड से कंटिन्यूअसली पीछे जा रहा है। और बी को क्या नजर आएगा कि ये कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। तो ये जो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वेलोसिटीज को, तो इसी से अपने को रिलेटिव के बारे में पता चल जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, तो जो बैग से प्लेन से बैग गिराया गया था, अगर आपको याद हो, तो उसमें हम लोगों ने क्या बोला था कि इसकी वेलोसिटी इधर थी, इसके पास भी v थी, जब इसके रिस्पेक्ट में आएंगे तो इसको अपोजिट लगा दोगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन में नीचे आया था। तो अपोजिट क्यों लगाया गया? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला में माइनस करके आता है, तो माइनस में हम उसको अपोजिट लगाते हैं, फिर उसका रिजल्टेंट निकालते हैं। नो, ये जो रूल है ये वैलिड है क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए। मतलब ये तब तक वैलिड है जब ये स्पीड जो है ना, नॉर्मल स्पीड्स होती हैं, स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होती हैं।
या फिर स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेबल नहीं होती हैं। और अगर स्पीड ऑफ लाइट पर हम जाते हैं सी की वैल्यू में, तो अगर ये चीज इधर सी से जा रहा होगा और ये भी इधर सी से जा रहा होगा, तो ये जो सी आपने अगर ग्राउंड से मेजर किया है, अगर आप बी से पूछेंगे ए किससे जा रहा है, तो बी को भी ए सी से ज्यादा नजर आएगा। दैट मीन्स बी के लिए उसमें रिलेटिव फंडा नहीं लगेगा। पॉइंट इज दिस। तो कभी अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि अगर ये फोटोन इधर सी से जा रहा था और एक पार्टिकल इधर सी से आ रहा था, तो बताइए रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? तो हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी होता ही नहीं है। सी के केस में रिलेटिव के कॉन्सेप्ट्स नहीं लगते हैं, बिकॉज सी इटसेल्फ इज एब्सोल्यूट। सो इसका मतलब ये जो भी हम लगाने वाले हैं वो एक्सेप्ट सी लगाने वाले हैं, रिलेटिव मोशंस में वर्क करते हैं। सी के केस में क्यों नहीं लगता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसके लिए हमको समझना होगा कि सी आया कैसे, सी होता क्या है और उसकी क्या स्टोरीज है। रिलेटिव मोशन में कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं आपको पहले एक क्वेश्चन, अपने पास अभी टाइम है ना? यस। तो एक पहले क्वेश्चन देता हूँ आपको प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड, जो भी हम लोगों ने रिसेंटली कवर किया है। फिर इसके बाद में हम लोग रिवर क्रॉसिंग वाली बात करेंगे, रिवर और बोट के साथ क्या चलता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। किसी तरह से कई तरह के क्वेश्चंस पिक किए जा सकते हैं। सो लेट्स से कि अपने पास एक ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड पर एक प्रोजेक्टाइल यहां से थ्रो किया गया, और ये जो एंगल दिया गया था, ये दिया गया था लेट्स से 37 डिग्री, एंड दिस इज लेट्स से 20 मीटर पर सेकंड से इसको आपने थ्रो किया। 20 मीटर पर सेकंड से आपने इसको थ्रो किया। एक दूसरा प्रोजेक्टाइल यहाँ पर था, साइमल्टेनियसली आपने उसको भी थ्रो किया। थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। अच्छा, तो पहले से इजी क्वेश्चन भी पिक कर सकते हैं। लेट्स से कि ये 37 लगाना है, तो हम इसको वैल्यूज को चेक करना पड़ेगा। दिस इज गोइंग टू बी 53 साइन 37 होगा 3/4। अपने को कुछ कैलकुलेशन ऐसे ही करनी पड़ेगी सो दैट कि हमारा अच्छे से आंसर आ जाए। तो मैं इसको फ्रेम कर लेता हूँ, और लेट्स से कि ये जो एंगल है 30 डिग्री है और ये 24 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया। कुछ ऐसा वैल्यूज हमको दे दी गई हैं। सो लेट्स से कि इनके बीच का जो ये गैप था, वो गैप कुछ 2 मीटर दिया गया और समथिंग लाइक दैट। सो अपने को कुछ गैप देगा और कुछ इनिशियल वेलोसिटीज देगा और कुछ एंगल्स देगा और क्वेश्चन लिखेगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा गया, लेट टू प्रोजेक्टाइल्स। थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया है, बट आप फोकस करेंगे तो समझ जाएंगे। लेट टू projectiles are projected or thrown simultaneously or at the same time from same horizontal surface क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आइडेंटिफाई whether they collide in the air। कोलाइड का मतलब मीट करते हैं, एक साथ एक ही लोकेशन पे जाएंगे तो स्ट्राइक कर जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे। सो whether they collide in the air, if yes, after how much time, if no, what is the least separation। तो इस तरह की क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आप में से कुछ लोगों ने आंसर दे भी दिया इस। ओके, दैट्स गुड। सो अगर अपने को ये पता करना है कि क्या ये एयर में कोलाइड करेंगे या नहीं, या कितना सेपरेशन आएगा, तो इसको हम लोग कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं। उनमें से एक तरीका है अपना ये रिलेटिव मोशन वाला।
किस तरह से हम लोग प्रोसीड करते हैं, और मैंने केवल ये पूछा है कि क्या वो कोलाइड करेंगे या नहीं। आप लोग आंसर यस दे रहे हो, दैट्स गुड। आगे ये भी पूछा जा सकता है कितने टाइम पर कोलाइड करेंगे, कहाँ पर कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के टाइम पे क्या वेलोसिटीज होंगी, वो सारी कहानियां। सो सभी का आंसर देने के लिए आइडिया प्रोसीड करने का एक ही रहेगा। तो लेट्स से इसको प्रोजेक्टाइल नंबर ए बोल देते हैं, इसका प्रोजेक्टाइल नाम बी दे देते हैं, ठीक है। अगर आप ग्राउंड से देखोगे तो ग्राउंड से ये ऐसा जा रहा होगा और ये कुछ ऐसा जा रहा होगा। ये दोनों एक साथ अगर एक ही लोकेशन पे गए तो कोलाइड कर सकते हैं, और अगर एक साथ एक ही लोकेशन पे नहीं गए तो कोलाइड नहीं करेंगे। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये निकल गया हो तब ये बाद में यहाँ से क्रॉस कर रहा हो, तो बहुत सारी सिचुएशंस बन सकती हैं। और ग्राउंड से विजुलाइज करना हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग भी रहेगा। सो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ना सॉल्व करके हम किसी के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स से हम इसको विद रिस्पेक्ट टू ए देखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ए। दैट मीन्स हम लोग ए के प्लेटफॉर्म में रहेंगे, दैट मीन्स अपने ऑब्जर्वर को हम ए पार्टिकल पर बैठा देंगे और हमारा ऑब्जर्वर इस तरह से जाता हुआ जाएगा। तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि पार्टिकल हमारा रेस्ट पर है। आप ऐसे समझो कि हम लोग अर्थ पे पाए जाते हैं ना, तो अर्थ हमको मूव करता हुआ नजर नहीं आता है, लेकिन जो लोग मून पे मार्स पे जाते हैं या सैटेलाइट से देखते हैं तो वो बोलते हैं कि अर्थ मूव कर रहा है। लेकिन हम लोग कभी अर्थ को मूव करते हुए नहीं देख पाते, क्यों? क्योंकि हम लोग अर्थ पर है। तो आप जिसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस लोगे वो हमारे लिए रेस्ट पर रहेगा। So let's say this is was A. Now A will not be moving. A will not be moving. A will be at rest. अगर हमारा A रेस्ट पर आ गया तो हम ये देखेंगे B के साथ क्या चल रहा है, A को B कैसा नजर आ रहा है। तो अब B की जो वेलोसिटीज आएंगी वो हमको ग्राउंड से नहीं, A के रिस्पेक्ट में लिखनी है। सो इसका मतलब आपको लिखना है वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। आपके पास जो B की वेलोसिटी है वो उसको प्रोवाइड करो। तो B के पास ये वेलोसिटी थी, उसमें A की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करो, A के पास ये वेलोसिटी थी, वहां से अपने को इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ? सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में VA था उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको जाना है। तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। और अगर हॉरिजॉन्टल से आप देखते तो ये एंगल इस एंगल के बारे में बात कर रहा है 37, और VA हमारा इधर हुआ करता था, रिवर्स किया तो इधर चला गया। अब यहाँ पर हम VA लिख रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, डायरेक्शन मैंने इसके एडजस्ट कर दिए, तो ये सिर्फ नंबर्स हैं। तो VA रिटर्न में इसको मिलेगा, रिटर्न में देने का मतलब हुआ इसकी वैल्यू कितनी दे रहे हैं हम लोग, 20। सो ये 20 है, और VB कितना था, 24। ये तो हो गया वेलोसिटी ऑफ B एज सीन बाय A। अभी तो अपने रिजल्टेंट नहीं निकाला, अभी इसका रिजल्टेंट निकालना है। ये दो वेक्टर्स, इनका रिजल्टेंट हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ये एंगल अपने को पता है कितना है, 30 डिग्री, और ये एंगल अपने को पता है 37 डिग्री। अच्छा, अब हमको देखना है कि अगर हमको रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल के आ जाती है B की A के रिस्पेक्ट में, तो आपको ये देखना है कि B A के रिस्पेक्ट में किस एक्सेलरेशन से जा रहा होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ B भी देखना है अपने को A के रिस्पेक्ट में। तो अपने को लिखना पड़ेगा एक्सेलरेशन ऑफ B माइनस एक्सेलरेशन ऑफ A। आपको ये अच्छी तरह से पता है कि जब हम लोग ग्रेविटी पे वर्क कर रहे होते हैं तो सभी का एक्सेलरेशन सेम होता है। तो एक्सेलरेशन ऑफ B जो रहा होगा वो G रहा होगा माइनस J कैप डायरेक्शन में, और A का भी एक्सेलरेशन वही रहा होगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता था कि A के रिस्पेक्ट में B जो है वो किस तरह के पाथ पे चलेगा। क्या A के रिस्पेक्ट में B पैराबोला पे चलेगा, सर्कल पे चलेगा, स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, या फिर किसी रैंडम पाथ पे चलेगा। क्या हम उस पाथ के बारे में बता पाएंगे? तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन कर सकते हैं, पाथ ऑफ B with respect to A will be। हम लोगों ने बात कर रखी है कि जब कभी एक्सेलरेशन 0 आता है जिस रिस्पेक्ट में, तो उस समय पाथ बनने के उस समय पाथ हमारा अगर एक्सेलरेशन 0 है तो पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। सो B के रिस्पेक्ट में एक
ए के रिस्पेक्ट में बी का जो पाथ आएगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। गुड, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में दिख चुका है। तो एक प्रोजेक्टाइल को दूसरा प्रोजेक्टाइल स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ नजर आएगा, जबकि ग्राउंड से हमको ये पहला प्रोजेक्टाइल पैराबोला पे जा रहा है, दूसरा भी पैराबोला पे जाके नजर आ रहा है। सो ये हमको फील करना थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि हम कभी प्रोजेक्टाइल पे बैठ के चले नहीं है। तो सपोज कर लीजिए कि अगर आपको कोई प्रोजेक्टाइल में बैठा करके दौड़ा है और दूसरा एक और प्रोजेक्टाइल चल रहा हो, आप दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखो तो आपको पैराबोला नजर नहीं आएगा, क्या नजर आएगा? स्ट्रेट लाइन नजर आएगा। तो एक तो ये आंसर आ गया। अच्छा, अब ये स्ट्रेट लाइन किधर जाएगा? ये स्ट्रेट लाइन उधर ही जाएगा जहां पर टोटल वेलोसिटी जाएगी। सो हम इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट करेंगे और सॉल्व करेंगे। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करते हैं। सो अगर इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करेंगे, एक इधर आएगा और एक वर्टिकली अप जाएगा। और वीए के दो कंपोनेंट करेंगे, एक इधर आएगा और एक डाउन साइड आएगा। अब इन नंबर्स को देख लेते हैं। नंबर्स थोड़े मैंने सिलेक्टिवली दिए हैं, उसीलिए कैलकुलेशन की थी। आप देखोगे ये जो कंपोनेंट वर्टिकल वाला आएगा दैट इज गोइंग टू बी 24 sin 30 डिग्री। जब 24 sin 30 डिग्री को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा 24 cos 30 डिग्री। अब इसके दो कंपोनेंट करते हैं। एक इधर कंपोनेंट आएगा 20 sin 37। 20 sin 37 is 3/5। सो ये 4 आ जाएगा, ये भी 12 मीटर पर सेकेंड आ गया। और एक कंपोनेंट इधर आएगा 20 cos 37। नाउ एटलीस्ट या इतना तो पता चला कि ए के रिस्पेक्ट में बी के पास रिजल्टेंट वेलोसिटी किधर जा रही है। सो आपने देखा कि वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर गए। इसका मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी उसकी जा रही है ए की तरफ। तो अगर इसी फिगर को मैं रीड्रॉ करूं तो ए अपने को यहाँ पे नजर आएगा जो कि रेस्ट पर है, और बी यहाँ से चल रहा है और ये रेस्ट पर था। बी के पास जो इनिशियल वेलोसिटी आ रही है वो इस डायरेक्शन में आ रही है। और रिलेटिव एक्सीलरेशन कितना है? एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए 0 है। जब कभी एक्सेलरेशन 0 होता है और इनिशियल वेलोसिटी ये होती है तो पार्टिकल हमेशा इसी स्ट्रेट लाइन पे चलेगा। और अगर इसी स्ट्रेट लाइन पे चलेगा तो क्या ए को हिट करेगा जाकर के? बिल्कुल ए को हिट करेगा जाकर के। इसका मतलब है कि बी ए को हिट करता है। अगर आप ए के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ए बी को हिट करेगा। और अगर दो पार्टिकल एक दूसरे को हिट करते हैं तो ये मैटर नहीं करता है कि हम पार्टिकल से देखते हैं, ग्राउंड से देखते हैं, प्लैनेट बदल करके देखते हैं, अगर वो हिट कर रहे हैं इसका मतलब वो हिट कर रहे हैं। तो सिंस ये वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हमको मिल गया इन द डायरेक्शन ऑफ ए, हम लोगों को पता चल गया पाथ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये इसको हिट जरूर करेगा, जरूर करेगा। अगर हिट करेगा तो हमारा आंसर होगा कि क्या वो हिट करेगा, हम बोलेंगे यस। तो आंसर क्या होगा? यस, दे विल कोलाइड। सपोज करो कि हमारा रिजल्टेंट यहां नहीं आया होता, रिजल्टेंट में भी ये इधर आ गया होता। तो अगर इधर रिजल्टेंट आ गया होता तो हम बोलते कि अब ये इस तरह की स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, ऐसा जाएगा। तो क्या कभी इसको ए से मिल पाएगा? नहीं। तो हम बोलेंगे हिट नहीं करेगा। सो वेलोसिटी को देख करके हम बता देते हैं। टाइम कैलकुलेट करना होगा तो कितना टाइम लगेगा? टाइम के लिए आप ए बी डिस्टेंस को पता करोगे और जो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाली है उसको यूज करोगे और अपने को टाइम मिल जाएगा। ए बी डिस्टेंस अपने को दी जाएगी और ये टोटल वेलोसिटी को हम ऐड करके निकाल सकते हैं, दिस प्लस दिस। और सिंस कांस्टेंट जीरो एक्सेलरेशन है इसलिए अपने को डायरेक्टली ये फॉर्मूला इस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकल आएगा। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको टफ जाएगा समझने के लिए, तो मैं री एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर आपने ऐसा पहले देख रखा है तो आपके लिए ज्यादा टफ नहीं रहा होगा। तो इवन दो यू आर फर्स्ट टाइमर, लेट मी नो कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आई, कौन सा पार्ट में री एक्सप्लेन करूँ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएं कि हमने ग्राउंड से ना देख करके कहाँ से वॉच किया है, ए के फ्रेम से वॉच किया है। तो अब हमारे पास चॉइसेस हैं, हम अपना फ्रेम बदल सकते हैं और हम ग्राउंड से भी देख सकते हैं, ए पार्टिकल पर बैठ करके देख सकते हैं, बी पार्टिकल पर बैठ करके देखेंगे। जिसका हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं वो हमारे लिए रेस्ट पर होता है, तो उसको हम रेस्ट में करेंगे, बाकी दुनिया घूम रही होगी।
मतलब अर्थ भी घूम रही होगी। तो इस केस में अगर आप ए पर बैठे हुए तो आपको अर्थ घूमता हुआ नजर आएगा, बी घूमता हुआ नजर आएगा। अपने को बी पर फोकस करना है, तो बी की जो वेलोसिटी निकालनी है, तो बी की वेलोसिटी में ए की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करनी है। ए की वेलोसिटी ये थी, इसका सब्ट्रैक्ट मतलब इसका नेगेटिव वर्जन जो कि अपोजिट आएगा, तो इसका अपोजिट इस डायरेक्शन में गया। तो बी के पास जो ओरिजिनल था प्लस ये जो नया आया, दोनों को ऐड कर दिया। प्लस क्यों बोला? क्योंकि डायरेक्शन मैंने बदल दिया। इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाला, अगर रिजल्टेंट ए की तरफ आया इसका मतलब वो डायरेक्टली ए के मिलेगा। क्यों? क्योंकि पाथ कैसा जाएगा? स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन रिलेटिवली कैसा है? 0। आपने लिखा आई डिडंट अंडरस्टूड हाउ यू सेट द डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर्स। मैं फिर से बोल देता हूँ, ये जो वेलोसिटी ऑफ बी थी वो 30 डिग्री पर थी, तो वेलोसिटी ऑफ बी 30 डिग्री पर बनेगी, जो जैसा था उसके जैसा बनाया। वेलोसिटी ऑफ ए को रिवर्स डायरेक्शन में देना था क्योंकि ये माइनस था, तो वेलोसिटी ऑफ ए अगर इसी पे प्लॉट करते तो वो इधर जा रही थी, 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल पे थी। सिंस हमको माइनस करना है तो डायरेक्शन उसकी बदलनी है, तो इसलिए हमने माइनस को बैक साइड किया। तो ये 37 था, तो ये भी 37 रहा होगा। और ये जो नया आया है ये 20 मैग्नीट्यूड का था, तो 20 मैग्नीट्यूड का हो गया। ऐसा करने से हमारे पास दो कंपोनेंट आ रहे हैं वेलोसिटी के, और जो हमको टोटल वेलोसिटी वी बी ए बताएंगे। फिर इन दो वेक्टर्स के कंपोनेंट किए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इसके भी दो कंपोनेंट किए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, फिर सेटल किया। बाय चांस वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गए। अगर ये वर्टिकल कंपोनेंट 0 नहीं होते तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है, एक वर्टिकल आता है, तो रिजल्टेंट आ जाता है। रिजल्टेंट इधर आता है तो बोलते हैं पार्टिकल इधर गया। अगर पार्टिकल इधर गया इसका मतलब ए से कोलाइड नहीं करेगा। फिर मिनिमम टाइम बताने के लिए क्या करते, मिनिमम डिस्टेंस बताने के लिए क्या करते हैं, हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, तो ये जो डिस्टेंस आ जाती है वो मिनिमम भी आ जाती है। हम लोग उस तरह का भी एग्जाम्पल पिक करेंगे मे बी लेटर। अभी के लिए आपने टोटल वेलोसिटी निकालना है। बाय द वे वो सेम डायरेक्शन में आई, इसका मतलब क्या हुआ? कोलाइड करेगा। नहीं आती तो नहीं कोलाइड करेगा। कितने टाइम के बाद कोलाइड करेगा? द डिस्टेंस ए बी डिवाइड बाई द वेलोसिटी बी ए, और बी ए वेलोसिटी कितनी आएगी? 24। इसको निकाल सकते हैं, 24 cos 30 डिग्री निकालो और 20 cos 37 निकालो, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने निकाला हुआ, आप चेक कर सकते हो वेदर दैट्स मैचिंग और नॉट। फॉर्मूला आपके पास है, वैल्यूज आपके पास है, आप निकाल सकते हो। It means that we have to make the observer come to rest. Yes, जिस प्लेटफॉर्म में हम जाते हैं वो प्लेटफॉर्म हमारे लिए रेस्ट पर होता है। तो हम लोग अर्थ पे पाए जाते हैं, हमको अर्थ रेस्ट पे नजर आता है। बहुत सिंपल है। अगर आप कार पे बैठे हो, कार बंद है, आपको बाहर नहीं दिखता है, तो आपको कार रेस्ट पे नजर आएगा। बिल्कुल आएगा। कार में रखी हुई बुक आपको रेस्ट पे नजर आएगी, मूव करती हुई नजर नहीं आएगी। आपने ऑब्जर्व किया होगा या फ्यूचर में ऑब्जर्व करोगे, जब आप प्लेन पे जा रहे होते हो ना, प्लेन बहुत हाइट पे जा रहा होता है और कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता है, तो आपको पता नहीं चलता कि प्लेन मूव कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि प्लेन रेस्ट पर है। तो इस लाइक कि हमारा प्लेटफॉर्म रेस्ट पर आ जाता है। और हाउ विल रिलेटिव मोशन ग्राफ बी? रिलेटिव मोशन ग्राफ बनाने के लिए आपको ये पता चल गया कांस्टेंट जीरो एक्सेलरेशन का, कांस्टेंट वेलोसिटी का है, तो आपसे ग्राफ पूछेगा तो प्लॉट कर दोगे। अगर एक्सेलरेशन का पूछता है तो आप 0 प्लॉट कर दोगे। वेलोसिटी का पूछता है तो कांस्टेंट वाला प्लॉट कर दोगे। तो जो भी ग्राफ पूछेगा उस ग्राफ को हम बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और इसका जो और भी अच्छा एप्लीकेशन उसकी तरफ जाते हैं। पॉइंट इज कि जब जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपने सॉल्व किए हैं, आप सबको फ्रेम बदल करके सॉल्व कर सकते हो। अब देखोगे सेम आंसर आएगा। आप ग्राउंड से ना देख करके कहीं और से भी देख सकते हो। लेकिन चॉइस क्या होती है अपनी? हाउ वी चूज, जहां से हमारे लिए लाइफ आसान हो। यहाँ पर हमने ये पार्टिकल क्यों चूज किया? इसलिए क्योंकि ग्राउंड से जब देख रहे थे तो हम या तो इसका ट्रेजेक्ट्री बनाए, इसका ट्रेजेक्ट्री बनाए, और फिर इसका किसी टी टाइम पर पोजीशन निकालें, फिर इसका भी टी टाइम पर पोजीशन निकालें, देखें क्या दोनों मैच कर रहा है या नहीं। आप देखोगे आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। और जब आप इस मेथड से गए तो आपकी कैलकुलेशन आसान होगी। क्यों? क्योंकि आपको अब दो पार्टिकल नहीं पढ़ने हैं, अब आपको केवल एक ही पार्टिकल पढ़ना है, और वो भी प्रोजेक्टाइल में पैराबोलिक पाथ नहीं पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़नी है। तो आपकी लाइफ काफी फैक्टर से सिंप्लीफाइड होगी। सो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि हम कहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और ओवर द टाइम आपको आइडिया आएगा। हाँ, हम बिल्कुल इस तरह के और भी एग्जांपल्स लेने वाले हैं, बिल्कुल लेंगे।
उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ जो कि टेस्ट पेपर होने वाले टेस्ट पेपर में आएंगे। उसके फॉर्मूला मैं ड्राइव कर देता हूँ रिलेटिव मोशन के, और भी इजी हो जाएगा। और उसको आप समझ जाओगे और रिलेटिव मोशन भी समझने में आसानी आएगी। तो होने वाले टेस्ट पेपर में आपको इससे क्वेश्चन मिलेंगे। रिवर एंड बोट प्रॉब्लम, तो कुछ लोग इसको रिवर एंड बोट प्रॉब्लम बोलते हैं, रिवर एंड स्विमिंग प्रॉब्लम बोलते हैं, तो आप कुछ भी नाम दो, हम लोग भी इसको रिवर एंड बोट प्रॉब्लम्स लिख लेते हैं। और काफी पॉपुलर हैं ये प्रॉब्लम्स, और इनका आंसर हम लोग अपने पास जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आज, उसको यूज करके हम क्विकली आंसर दे दिया करेंगे, नो मैटर अभी तक हमारे पास क्या नॉलेज था। इससे पीछे वाले का न्यूमेरिकल आंसर नहीं निकाला मैंने, वो आप निकाल करके मैच कर सकते हो। आगे चल करके और कुछ क्वेश्चंस भी डील करेंगे और डीपीपी में भी मिलेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो डेफिनेटली क्लियर होगी। रिवर बोट प्रॉब्लम क्या होता है कि आप रिवर क्रॉस कर रहे हो, आई डोंट नो वेदर यू हैव एक्सपीरियंस्ड और नॉट। जब कभी आप रिवर को क्रॉस करना हो बोट से, या फिर स्विम करके आप रिवर को या फिर किसी चैनल को क्रॉस करना चाहो, तो वहां पर आप ये ऑब्जर्वेशंस जरूर देख सकते हो। तो ज़्यादा टाइम ना लेकर के मैं क्वेश्चन पर आता हूँ ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूँ आज। लेट्स से कि आप एक रिवर को देखते हो और रिवर को आप एरोप्लेन से देखते हो ऊपर से, तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ये टॉप व्यू है रिवर का। दैट मीन्स ये जो दो लाइंस हैं उसकी बाउंड्री बता रहे हैं, और यहाँ पर पानी है, पानी फ्लो कर रहा है। एजम्पशन ये रहेगा कि हमारी रिवर जो है ना, उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे बराबर रहती है। जनरली ऐसा क्या होता है, कॉर्नर एरिया पे जब आप शोर पे जाते हो तो वहाँ पे वाटर स्लो होता है, बीच पे ज्यादा स्ट्रीम होती है, लेकिन हम लोग एज्यूम करेंगे कि हर एक लोकेशन पे सेम वेलोसिटी से चल रहा है। और लेट्स से रिवर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ये जो है ये वेलोसिटी आर है। तो जब हम लोग वी आर लिखेंगे दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दैट मीन्स ग्राउंड में खड़े होकर के देखोगे तो आपको रिवर इस डायरेक्शन में जाएगी और वेलोसिटी उसकी वी है। लेट से आप ए लोकेशन पे पाए जाते हैं और ए के जस्ट अपोजिट साइड एक लोकेशन है जिसका नाम बी है, और ये जो गैप है वो बेसिकली विड्थ ऑफ द रिवर है। सो रिवर कितनी विड्थ की है ये अपने को पता है, रिवर किस डायरेक्शन में चल रहा है ये भी पता है। और लेट से आप यहाँ पर आते हो और क्रॉस करना चाहते हो, स्विम करना चाहते हो, तो अगर आप स्विम करते हो या बोट के साथ हो, तो अगर आपने अपनी बोट को इधर चलाना स्टार्ट किया तो आप बी पर नहीं पहुंचोगे, आप कुछ ऐसे सी पर पहुंच जाओगे। तो फिर अगर हमने बी की तरफ चलने की कोशिश की, हम सी पर क्यों पहुंच गए? क्योंकि रिवर हमको लेके जा रही है। तो हमको बी से सी कितना दूरी पर ले गया, कितना टाइम लगा क्रॉस करने का, या फिर हम बी पे जाना चाहें तो हमको इधर चलना पड़ेगा सो दैट कि वो हम पहले से कवर कर ले जाएं, कितना एंगल पे चलना पड़ेगा, ये सारे लॉजिकल बेसिक सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं। सो लेट्स से एज्यूम करते हैं कि जब आप बोट लेकर के चल रहे हो तो किसी थीटा पर आपने चलना स्टार्ट किया है, ये थीटा एंगल पर इधर। सो इस वेलोसिटी का नाम देंगे दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, रिवर के रिस्पेक्ट में, और ये एंगल थीटा है। सो दो वेलोसिटीज मैंने इंट्रोड्यूस की हैं, कौन सी? एक वेलोसिटी आर है और एक वेलोसिटी बी आर है। तो मैं लिख देता हूँ, लेट वी आर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। और जब कभी हम लोग ऐसा बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर, इसका मतलब ऑटोमेटिकली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और हमारे पास वी बी कॉमा आ रहा है, इसका मतलब दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इसको कई बार ऐसा बोलेगा, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो इसको ये भी समझना है कि दिस इज आल्सो नोन एज वेलोसिटी ऑफ बोट। यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब हुआ कि आप वाटर के रिस्पेक्ट में जब जाओगे तो आपको वाटर कैसा मिलेगा? रेस्ट में मिलेगा, उसी को हम स्टिल वाटर कहते हैं। हम लोगों ने बात किया था कि जिसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाते हैं वो हमको रेस्ट में नजर आता है। सो अगर आपको ऐसा बोलता है कि ये वेलोसिटी है बोट की इन स्टिल वाटर, दैट मीन्स जब वाटर आपको स्टिल लगे, मतलब आप वाटर के फ्रेम में हैं।
इसको कुछ और नहीं समझना है। सो ग्राउंड का फ्रेम अलग फ्रेम है, रिवर का फ्रेम एक अलग फ्रेम है, दो फ्रेम से हम देखना चाहते हैं और अपने को सॉल्व करना है। हाँ देखो, आपका वो डाउट आ गया, ये कॉमन डाउट है बच्चों का, तो मैं फिर से बोलता हूँ। आपको अगर वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बोला जाए, इसका मतलब हुआ, अब ध्यान से सुनना, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बोला जाए इसका मतलब हुआ कि हम वेलोसिटी ऑफ बोट मेजर कर रहे हैं, ऐसे फ्रेम से मेजर कर रहे हैं जहां से हमको वाटर स्टिल नजर आ रहा है। अगर हमको वाटर स्टिल नजर आएगा तो उसको, उस वेलोसिटी को हम ये बोलेंगे। थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल किया, ए हमको रेस्ट पे नजर कब आया? ए हमको रेस्ट पे तब नजर आया जब हम ए के रिस्पेक्ट पे थे। हमको अर्थ नजर क्यों, रेस्ट पे क्यों नजर आता है? क्योंकि हम अर्थ के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं। तो जो रेस्ट पर होगा इसका मतलब हम उसके रिस्पेक्ट में हैं। तो जब हम बोलेंगे कि रिवर वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसका मतलब दिस इज द प्लेटफॉर्म ऑफ रिवर, नॉट द ग्राउंड, नॉट द ग्राउंड। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट। और ये जनरली बच्चों को स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि आपका कुछ परसेप्शन होता है, तो उसको तोड़ना है और नए पॉइंट्स को समझना है। स्टिल का मतलब रेस्ट, रेस्ट का मतलब वही फ्रेम जो रेस्ट पर है। तो अगर वाटर रेस्ट पे लग रहा है, इसका नाम वाटर के फ्रेम पर है। वाटर मतलब रिवर। ग्राउंड का रेस्ट पे लग रहा है तो ग्राउंड के फ्रेम पर है। अगर आप वाटर के फ्रेम पर हो, वाटर मूव कर रहा है, तो आपको ग्राउंड मूव करता नजर आएगा। जस्ट लाइक कि आप बस पे बैठे होते हो और आपको ट्रीज और हाउसेस बैक साइड जाते नजर आते हैं। सो बोट इज स्टिल फ्रॉम बोट रेफरेंस। ऑफ कोर्स अगर हम बोट के रेफरेंस में जाएंगे तो हमारा बोट हमको रेस्ट पे नजर आएगा। हालांकि बोट अब हमको छोटा होता है, तो हमको ऐसा लगता है कि बोट मूव कर रहा है, वो दिख सकता है क्योंकि बाहर की चीजें आपको मूव करती नजर आएंगी। लेकिन बोट पे रखी हुई चीजें आपको उसी डिस्टेंस पे नजर आएंगी। तो बोट पूरा आपके लिए स्टेशनरी है, एवरीथिंग एल्स इज मूविंग। सो इस पॉइंट को हाईलाइट कर लेना और इसको चेंज कर लेना जो आपके ब्रेन में अभी तक का थॉट है। स्टिल वाटर मीन्स विद रिस्पेक्ट टू रिवर, नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलेगा। और बुक में क्या करेगा, वो मोस्टली यही टर्म यूज करेगा, स्टिल वाटर। अच्छा, ये जो बंदा है या बोट है कहाँ पे लैंड करेगा, बी पे जाएगा या सी पे जाएगा? तो ये जो बी और सी और ए पॉइंट है वो ग्राउंड के पॉइंट है। तो अपने को ये देखना, अगर हमको ग्राउंड के फ्रेम में वर्क करना हो तो हमको पता चल जाएगा कि किधर जा रहा है। तो ये जो वेलोसिटी है, अगर ऐसा दिखाया गया, इसका मतलब है कि ये जो है इधर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ बोट इन द रिवर है और रिवर की वेलोसिटी भी इसमें लगने वाली है, तो दोनों मिलकर के डिसाइड करेंगे। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या जाएगा? पहले मैथ्स में आते हैं, फॉर्मूला पे आते हैं। सिंस हमारे पास एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था? अगर हमको वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना हो रिवर में, तो हम इसको लिखने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। जनरली आपको ये पहला और दूसरा देगा, जो मैंने यहाँ पे बनाया ये नंबर सबको देगा। तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ से अपने को ये निकालना होगा कि वेलोसिटी ऑफ बोट ग्राउंड से कैसे नजर आती है। अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको बोट कैसा जाता हुआ नजर आएगा? तो जिस तरह से वो बोट जाता हुआ नजर आएगा, बोट उसी डायरेक्शन में जाएगा। सो ये बनेगा वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट इन द रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। सारे क्वेश्चंस के आंसर इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन, सॉरी इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस के आंसर इस फॉर्मूले से निकलने वाले हैं। तो पहले तो इसको, इस फॉर्मूले को अपने को डाइजेस्ट करना है कि ये सही लिखा हुआ है। वेलोसिटी ऑफ बोट अपने को चाहिए होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, सो दैट हम बता सके ग्राउंड में वो बी पर जाएगा या सी पे जाएगा या इधर कहीं डी पर जाएगा। सिंस ये जो वेलोसिटीज है ये कांस्टेंट है, इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन नहीं आने वाले हैं। एक्सेलरेशन नहीं आने वाले, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन मोशन पे चलेंगे। तो कहाँ पर लैंड करेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आता है। तो उसके लिए वेलोसिटी ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर पता करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर पता करेंगे, दोनों को वेक्टोरियली ऐड कर देंगे, अपने को आंसर आएंगे। इसको कॉपी करो, नोट करो, इस पे जो कंसर्न आ रहा है उसको रेज करो। इसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने के लिए, कितना दूर ड्रिफ्ट करेगा, वो सारे पॉइंट्स। आपने लिखा है बट सर इफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज स्टिल वी कैन से दैट इट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। देखो क्या होता है ना कि जब आप ट्रेन पे बैठे होते हो तो ट्रेन के अंदर हर एक चीज आपको रेस पे नजर आती है, लेकिन उस समय आपको ग्राउंड मूविंग नजर आता है।
अगर किसी फ्रेम पर हम होते हैं तो हमारा रूल क्या है? अगर हम किसी फ्रेम पर होते हैं तो वो फ्रेम हमारे लिए रेस्ट पर होता है। तो जिसको हमने लिखा विद रिस्पेक्ट टू, दैट मीन्स जिस फ्रेम पर हम हैं वो फ्रेम हमारे लिए रेस्ट पर है, बाकी पूरी दुनिया मूव कर सकती है, इंक्लूडिंग अर्थ, ग्राउंड। आप सोचो ना, अगर आपको कार में अर्थ पीछे जाती हुई नजर आती है, इसका मतलब क्या है कि आपके लिए कार की चीजें, अंदर वाली कार के अंदर वाली चीजें रेस्ट पर नजर आएंगी, बाकी सब मूव करती हुई नजर आएंगी। तो स्टिल कार का मतलब कार के रिस्पेक्ट में, स्टिल वाटर का मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में, स्टिल अर्थ का मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में। ओके सर, velocity of boat with respect to river is zero, right? Velocity of boat with respect to river, no, velocity of boat with respect to river is vbr। उसको हम vbr लेटर से लिख रहे हैं कि रिवर के रिस्पेक्ट में बोट किस वेलोसिटी से चलने वाला है। जो मैंने अभी आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बताया है, आप उसको अगर समझोगे तभी ये सारे आंसर्स, तभी आप उसको रिलेट कर पाओगे। पूरा फंडा यहीं से है। किसी एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में हम इस फॉर्मूले से लिखते हैं, इसी को हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर रिवर की वेलोसिटी हमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेजर की है। दैट मीन्स आप ग्राउंड पे जाओ, आप खड़े हो, आप देखो रिवर किस वेलोसिटी से चल रहा है, उसका नाम वी आर है। फिर आप अगर वाटर में, रिवर में बोट को मेजर करते हो तो रिवर में बोट किस वेलोसिटी से चल रहा है, वो वी बी आर है। और तीनों में ये रिलेशन है। आपने लिखा है बट सर ट्रेन तो मूव कर रही है ना, अगर ट्रेन रुकी, अच्छा बोट का मतलब बोट को भी तो कोई ड्राइव करता है ना। बोट का मतलब बोट फ्लोट नहीं कर रही है। आप बोट से अगर आपको, अच्छा, आप बोट रेस पे नहीं है रिवर के रिस्पेक्ट में। बोट पे आप मान लो उसके पास इंजन है, शिप मान लो, या स्टीमर मान लो, या स्विमर मान लो, दैट मीन्स somebody इज ड्राइविंग इट, इट हैज टू बी ड्राइव्ड, अदरवाइज तो वो फ्लोट करेगा। वो एक फ्लोट करने की दूसरी कहानी होगी। आपने लिखा अगर ट्रेन रुकी है तो तब ट्रेन के अंदर से देखो या बाहर से, दोनों सेम होगा ना? हाँ बिल्कुल। अगर ट्रेन रुकी है तो फिर ट्रेन अर्थ का पार्ट है, तो ट्रेन से देखो, अर्थ से देखो, बात बराबर है। लेकिन जब ट्रेन मूव कर रही है तो अर्थ से जैसा नहीं है, फिर अर्थ का अलग ऑब्जर्वेशन है, ट्रेन का अलग ऑब्जर्वेशन है। बोट का मतलब बोट इज नॉट लेफ्ट टू फ्लोट, रादर इट इज बीइंग ड्राइव इन। So you can consider a steamer or something like that. In the formula, velocity of boat and the velocity of river are with respect to ground, right? Yes. VB is with respect to ground, VR is with respect to ground. और जिसमें कॉमा लगा हुआ है वो with respect to river है। एक बार ये आप नोटेशन समझ जाओगे तो बाकी सारा पोर्शन बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। फिर आपने लिखा है बिकॉज बोट कांट हैव ग्रेटर वेलोसिटी देन दैट ऑफ रिवर। बोट कैन हैव अ वेलोसिटी ग्रेटर देन द रिवर बिकॉज इट इज बीइंग ड्राइव इन। There is an engine that is driving, or there's a person who is driving the boat. अब मैं समझा आपका कंफ्यूजन कहाँ से है। आप उसको फ्लोटिंग मत समझिए, इट्स बीइंग ड्राइवन। इट माइट हैव एन इंजन और माइट हैव सम पर्सन हु इज रोइंग इट। फिर आपने लिखा देन विल स्टिल वाटर विल आल्सो बी पार्ट ऑफ ग्राउंड। अगर वाटर आपका मूव नहीं कर रहा, दैट मीन्स अगर वी आर आपका जीरो हो गया, तब तो सारी बात ही खत्म हो गई। फिर तो पानी रुका हुआ है, तो रुका हुआ पानी, अर्थ से अगर पानी रुका हुआ है, इसका मतलब वो पानी अर्थ एक ही बात होगी। तो वी आर अगर हमारा नॉन जीरो है तो ग्राउंड से हमारे अलग ऑब्जर्वेशन है और रिवर से अलग ऑब्जर्वेशन है। हाँ, ये प्रोपेल्ड किया जा रहा है, फ्लोट नहीं है। दिस इज बीइंग प्रोपेल्ड, दिस इज बीइंग ड्राइवन, सो समबडी इज ड्राइविंग इट। So velocity of a boat is going to be maybe greater than the river, maybe smaller than that of river. ये वो वाला केस नहीं है कि बोट को फ्लोट करने के लिए छोड़ दिया गया। That's a very simple question, उसको भी हम लोग डील कर लेंगे। We are moving ahead. आपने कहा but if it is not mentioned we assume frame of reference as ground, no, so still water from ground। वो आपको ऐसा बोलेगा कि velocity of boat in still water है, इसका मतलब क्या हुआ? वो with respect to river है।
विद रिस्पेक्ट टू वाटर है। अब वाटर को देखना है कि क्या वाटर रेस्ट पर है या मूव कर रहा है, अकॉर्डिंगली अपने को सॉल्व करना है। इफ b is towards right so will the boat just move the velocity। हाँ, आप देखेंगे कि कैसे चलता है। पहले आप ये डाइजेस्ट करो कि ये नंबर्स का मीनिंग क्या जा रहा है और ये जो लैंग्वेज है वो क्या है। एक बार आप ये लैंग्वेज समझोगे तभी आपको समझ में आएगा कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। बाकी यूज करना बहुत आसान है। अब आप देखो, अपने पास दो वेक्टर्स हैं, एक ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, दोनों को ऐड करना है क्योंकि ऐड करने को बोल रहा है, ग्राउंड पे जाना है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर सकते हो, या फिर आप जानते हो कि आपके पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। आप ऐसा बोल लो कि ये इस पॉइंट ए हमारा ओरिजिन है और ये हमारी एक्स डायरेक्शन है और ये हमारी वाई डायरेक्शन है। तो सभी वेलोसिटीज के हम लोग एक्स और वाई कंपोनेंट कर सकते हैं। ओरिजिन हमारा ए पर है, सो अपने को इसके कंपोनेंट लगेंगे। किसके लगेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी आर। वेलोसिटी ऑफ बी आर का एक कंपोनेंट इधर आएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा। ये जो कंपोनेंट होगा ये बनेगा वी बी आर कॉस थीटा। ये आपके लिए नई स्टोरी है क्योंकि आपने पहले ऐसा कभी पढ़ा नहीं है। थोड़ा सा टाइम तो लगना लॉजिकल है, बट जल्दी से आपको क्लियर कट हो जाना है। अच्छा, इसके बाद अगर ये आ गया तो हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये वेक्टर का ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट ऐड करने हैं। तो टोटल वेलोसिटी वी एक्स डायरेक्शन में कितनी आ जाएगी? एक्स डायरेक्शन की एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को हम अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम लोग एक्स कंपोनेंट को सॉल्व कर रहे हैं तो वी एक्स कितना हो जाएगा? कैन वी से वी एक्स की वैल्यू आएगी वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट किया है तो ये पहले लिखा है, इसको माइनस में लिखा है। अच्छा, वी वाई कितना आ जाएगा? वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल का मतलब अक्रॉस द रिवर। क्या ये आ जाएगा वी बी आर साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, जो भी हमारे फिगर में दिख रहा है। थीटा कहाँ से मेजर किया गया है? अक्रॉस से मेजर किया गया है। किसकी डायरेक्शन के लिए? वेलोसिटी ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर। हाँ, ये एडिशन ऑफ वेक्टर है, दस डन। अगर आपको एडिशन ऑफ वेक्टर समझता है तो अपना काम होता है। तो सिंस अपने को ये दो वेलोसिटीज पता चल गई, अब आपसे पूछेगा टाइम टू क्रॉस द रिवर। अच्छा, ये सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटीज हैं, मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है, तो ऑल द वेलोसिटीज आर कांस्टेंट। क्या हम बता सकते हैं टाइम टू क्रॉस द रिवर? Which component of velocity will be responsible to crossing the river? तो आप बोलोगे y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अपने को d करना है, तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी लगेगी। गुड। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं d डिवाइड बाई वी वाई हमारा आंसर है? आप बोलोगे बिल्कुल बोल सकते हो। सो अपना एक फॉर्मूला आ गया, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इज गोइंग टू बी d डिवाइड बाई v बोट की वेलोसिटी इन द रिवर इनटू cos थीटा। थीटा हमको पता है कहाँ से मेजर किया गया, तो एक फॉर्मूला बन गया। सो डी डिवाइड बाई वी बी कॉस थीटा अपने को पता चल गया कितना टाइम लगता है क्रॉस करने को। अब एग्जाम में आपसे पूछेगा कि फाइंड द मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर एंड फाइंड द डायरेक्शन इन विच द बोट शुड बी मूविंग विद रिस्पेक्ट टू रिवर। सो अगर अपने को ये टाइम पता चला तो क्या यहाँ से मिनिमम टाइम निकाल सकते हैं? मिनिमम टाइम टू क्रॉस, क्योंकि जनरली लोग जल्दी में होते हैं तो मिनिमम टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। देखो, अगर आपके पास बोट है, ड्राइवर है या उसका इंजन है, जो भी है, तो आपको वीबीआर एक फिक्स नंबर है, उसको चेंज नहीं कर सकते हो। रिवर की विड्थ को आप चेंज नहीं कर सकते हो। क्या चेंज कर सकते हो? थीटा। थीटा आप चूज कर सकते हो। तो आपसे पूछेगा कि किस डायरेक्शन में हमको रो करना है या स्विम करना है या बोट को चलाना स्टार्ट करना चाहिए, सो दैट कि हम कम से कम टाइम पर क्रॉस कर जाएं। तो ये फॉर्मूला देखो, इसको टी को मिनिमाइज करना है, डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज करना होगा, कॉस थीटा को मैक्सिमाइज करना होगा। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो टी मिनिमम अपने को पता चल जाएगा। मिनिमम टाइम टू क्रॉस इज गोइंग टू बी डी डिवाइड बाई वी बी आर। अगर आपको ये रिजल्ट समझ में आते हो, उनको याद रखते हो ना, तो बिलीव मी कि क्वेश्चन आंसर करना सेकेंड्स का काम होता है, क्योंकि आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता होते हैं। और ये कब होगा? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0।
ये आईआईटी के एग्जाम में और कई सारे एग्जाम में आ चुका है कि उसको किस डायरेक्शन में स्विम करना स्टार्ट होना चाहिए पड़ेगा, किस डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए सो दैट कि वो जल्दी क्रॉस कर जाए। तो कभी भी लाइफ में अगर आपको रिवर क्रॉस करना हो और आप जल्दी में हो, तो आपको किस डायरेक्शन में स्विम करना स्टार्ट करना होगा? आपको डायरेक्टली अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट करना होगा स्विम करना। आप बी पर नहीं पहुंचोगे, आप पहुंचोगे कहीं सी पर, लेकिन आप बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, ये गारंटीड है। सो अगर आपको मिनिमम टाइम पर क्रॉस करना है तो आप रिवर के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलो और आप किसी और लोकेशन पे लैंड करोगे, बट डेफिनेटली फास्टेस्ट होगे, क्विकेस्ट होगे। सो एक तो ये रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, कॉपी कर लीजिए। एक और रिजल्ट है वो भी मैं बता देता हूँ, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं में से आएंगे, उन्हीं को अपने को आंसर करना है। कोई नई वैरायटी लेकर के आएगा तो अपने पास ये फंडामेंटल फॉर्मूला है, इसी फंडामेंटल फॉर्मूला को सॉल्व करना है। सर मंडे के एग्जाम में कहाँ तक आएगा? ये रिवर बोर्ड के प्रॉब्लम्स आपको मिल सकते हैं, सो आज के लेक्चर्स तक रहेगा। कैन आई समराइज दिस? मैं एक बार क्विकली समराइज करता हूँ इससे पहले कि हम आगे चलें। दो वेलोसिटीज के बारे में आपको समझना है। पहला वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी, हम लोगों ने बोला कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया सेकंड लेटर, इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। और सबसे इंपॉर्टेंट समझना है ये वाली वेलोसिटी है कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन द रिवर और वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन द रिवर और वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीमर इन द रिवर। तो जो भी शिप है, जो भी मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी हमको वाटर पे पता है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में। कई बार इसको ऐसा बोलेगा स्टिल वाटर, तो मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में। फिर हमारे पास ये फंडामेंटल लॉ है रिलेटिव का, हम लोगों ने अभी बात की, वी बी आर इज गोइंग टू बी इक्वल टू वी बी माइनस वी आर। अपने को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वर्क करना है, यहाँ पे हम बोर्ड के रिस्पेक्ट में वर्क नहीं कर रहे हैं। कहाँ से वर्क कर रहे हैं? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। इसलिए अपने को कौन सी वेलोसिटी लगेगी? इसके लिए अपने जो वेलोसिटी लगेगी वो ग्राउंड वाली लगेगी। तो ग्राउंड वाली वेलोसिटी हम लोगों ने पता की, तो ये दोनों का सम आया। दो वेक्टर है, वेक्टर एडिशन है, सिंपली वेक्टर एडिशन। अगर इस वेक्टर एडिशन को यूज करेंगे तो हम लोग कंपोनेंट करके यूज कर रहे हैं, इसके दो कंपोनेंट कर लिए, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कलेक्ट कर ली। तो अभी तक हम लोगों ने एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी यूज नहीं की है, अभी केवल वाई कंपोनेंट की बात की है। तो वाई कंपोनेंट के टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकल के आ गया, डी आपको पता होगा। टाइम कितना जाए, थीटा बताएगा तो कितना टाइम लगेगा बता देंगे, मिनिमम टाइम पूछेगा तो भी बता देंगे, उस केस में थीटा कितना हो जाएगा? 0। ओके, एक और लास्ट पॉइंट है और उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बनाने वाला हूँ, जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। सो अगर मैं इसी रिवर को रीड्रॉ करूं, सो कुछ ऐसा था, ये आपकी रिवर की एक बाउंड्री थी, दूसरी बाउंड्री ये थी, और आपको ये बोला गया कि रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। I don't know what is happening. It's here. So ये जो रिवर की वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, and B is just opposite end. You are starting from A to B. Let's say कि आप इधर स्विम करना स्टार्ट करते हो या बोट को लेके चलते हो, दैट्स द वेलोसिटी ऑफ बोट इन द रिवर। थीटा आपने 0 चूज किया है जनरल केस के लिए, जनरल केस के लिए। और लेट्स से आप B की बजाय कहीं और पहुंचते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि इसके दो कंपोनेंट्स हमको मिले। एक ये कंपोनेंट था वी बी आर कॉस थीटा, जिसने इसको क्रॉस कराया। तो वी एक्स वाले कंपोनेंट ने क्या किया होगा? तो क्या वी एक्स कंपोनेंट इसको ड्रिफ्ट करा के ले जाएगा? तो हम लोगों ने देखा था वी एक्स की वैल्यू कितनी थी? वी एक्स की वैल्यू थी वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। कितने टाइम तक ये रिवर पे था? टी टाइम तक। टी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, टी निकल के आया डी डिवाइड बाई वी बी आर कॉस थीटा। ये जनरल टी है, मिनिमम वाला नहीं, मिनिमम का एक अलग आंसर है। तो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कितना आएगा? ड्रिफ्ट, उसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट, दैट मीन्स रिवर कितना उसको कैरी कर ले जाएगी अपनी तरफ अलोंग इट। तो ड्रिफ्ट को अगर हम लोग एक्स से लिखते हैं, एक्स डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन, तो वो तो वी एक्स इंटू टी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कोई एक्सेलरेशन वगैरह तो है नहीं।
तो ड्रिफ्ट हमारा ये हो जाएगा। ड्रिफ्ट का मतलब अगर ये सी पर लैंड किया हुआ है, सो ये जो डिस्टेंस बन रही है, ये कितना एक्स्ट्रा चला गया, इसी को ड्रिफ्ट कह रहे हैं। और ये ड्रिफ्ट तभी आएगा जब वेलोसिटी ऑफ रिवर का कंपोनेंट, वेलोसिटी ऑफ रिवर इस वाले कंपोनेंट से ज्यादा होगी। अगर ये वाला लीड कर गया तो हो सकता है कि आप डी पर यहाँ पर कहीं आ जाए। तो जनरली क्या होता है कि वो ड्रिफ्ट करता है रिवर की डायरेक्शन में, इसलिए मैंने सी यहाँ पे बना दिया है। सो वी एक्स इंटू टी हो जाएगा, कैरी करते हैं इसको, तो वी एक्स की वैल्यू कितनी है, वी आर माइनस वी बी विद रिस्पेक्ट टू आर इंटू साइन थीटा इंटू टी। तो ये जो फॉर्मूला अपने पास आया है, ये फॉर्मूला अपने को ड्रिफ्ट बता रहा है कि कितना वो ड्रिफ्ट करने वाला है। अगर ये पॉजिटिव आया तो इसका मतलब रिवर की डायरेक्शन में गया, नेगेटिव आया इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में गया। जस्ट लाइक कि हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, एग्जैक्टली उसी फैशन पे। फिर टी कैसे पता करेंगे, टी यहाँ से पता करेंगे। तो अगर आपको थीटा देगा तो टी अपने को पता चल जाएगा, और थीटा को यूज करके हम ड्रिफ्ट बता सकते हैं। कई बार ऐसा बोलेगा कि मिनिमम टाइम में क्रॉस करता है तो कितना ड्रिफ्ट आएगा, तो मिनिमम टाइम में थीटा तो अपने को पता रहता है, कितना था, 0। तो थीटा 0 रख करके ये पता कर लेंगे और इसको पता कर लेंगे। और कई बार आपसे ऐसा बोलेगा कि ड्रिफ्ट को मिनिमाइज कीजिए, तो ये मैं रिजल्ट आपको बता देता हूँ, इसका प्रूफ हम लोग बाद में करेंगे। और दैट्स द लास्ट पॉइंट। सो लास्ट पॉइंट इज मिनिमम ड्रिफ्ट। मैं डायरेक्टली आपको रिजल्ट बता दे रहा हूँ, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप मिनिमम ड्रिफ्ट का फॉर्मूला लगा करके बता सकते हो। ना, मिनिमम ड्रिफ्ट दो तरह से, दो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। एक तो तब, सपोज कर लीजिए, अगर आपको मिनिमम ड्रिफ्ट निकालना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक्स को मिनिमाइज करना पड़ेगा। टी की वैल्यू यहाँ पे रख लो, थीटा का फंक्शन होगा, डिफरेंशिएट करके 0 करो, थीटा पता चल जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा, इफ, मैं डायरेक्टली आपको बोल देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बोट इन द रिवर। अगर रिवर की वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी से ज्यादा है तो आप पाओगे कि ड्रिफ्ट जो आएगी, देन मैं डायरेक्टली रिजल्ट दे रहा हूं, मिनिमम ड्रिफ्ट will be when theta is such that कि sin theta की वैल्यू VB, R डिवाइड बाई VR हो जाए। सो अगर रिवर फास्टर फ्लो कर रही है और आपकी बोट की जो स्पीड है उससे ज्यादा है, तो मिनिमम ड्रिफ्ट उस कंडीशन पर आएगी जब थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी। अब आपको ये दोनों नंबर दिए होंगे, वहां से साइन थीटा निकालोगे, यानी थीटा निकल के आएगा, थीटा को वापस रखोगे, टी निकल के आएगा, टी को यहाँ रख दोगे तो एक्स निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से फिर हम एक्स मिनिमम निकाल सकते हैं। तो फिर यहाँ से एक्स मिनिमम क्या हो जाएगा, एक्स की जो मिनिमम वैल्यू आएगी दैट विल बी वी आर माइनस वी बी कॉमा आर साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो, इन टू टी, टी की जगह लिखेंगे डी डिवाइड बाई वी बी कॉमा आर कॉस थीटा। तो पॉइंट इज, यहाँ से थीटा निकालोगे, थीटा को यहाँ पे रखोगे, फिर जो भी आएगी वही हमारी मिनिमम ड्रिफ्ट हो जाएगी। और एक दूसरा केस एग्जिस्ट करेगा। दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि जब वी आर की वैल्यू छोटी हो जाए और वी बी आर की वैल्यू बड़ी हो जाए, दैट मीन्स रिवर ज्यादा फास्टर चल सकती है। तो उस केस में अब आप बोलोगे देन मिनिमम ड्रिफ्ट will be when sin थीटा की वैल्यू वी आर डिवाइड बाई वी बी आर हो जाए। ये कहाँ से आ रहा है, इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रूफ करेंगे। तब साइन थीटा की वैल्यू वी आर अपॉन वी बी आर होना चाहिए। याद रखना बहुत आसान है, साइन थीटा की वैल्यू हमको पता करनी है, दो वैल्यूज हैं, तो जो छोटी होगी उसको ऊपर रखेंगे, जो बड़ी होगी उसको नीचे रखेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि साइन थीटा की वैल्यू 1 से कम होती है या 1 के बराबर होती है, तो जो कम वाली होगी उसको ऊपर रखना है, बड़ी वाली को नीचे रखना है, और उसी हिसाब से कंडीशन से मैच करा देना है।
अच्छा, इस केस में एक्स मिनिमम कितना हो जाएगा? अगेन एक्स मिनिमम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी में रखना पड़ेगा। आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, जब साइन थीटा की वैल्यू वी आर अपॉन वी बी आर रख रहे होगे तो आप देखोगे वी बी आर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक वी बी आर ऊपर है, एक वी बी आर नीचे आएगा, तो ये बनेगा वी आर माइनस वी आर, तो मतलब जीरो हो जाएगा। इस केस में मिनिमम ड्रिफ्ट कितना आता है? जीरो। तो ये आपके पास दो रिजल्ट्स हैं, इनको आपको याद रखना है। एक बार जीरो ड्रिफ्ट आती है, एक बार नॉन जीरो ड्रिफ्ट आती है। नॉन जीरो ड्रिफ्ट कब आएगी? जब रिवर ज्यादा फास्ट चल रही होगी। जीरो कब आ सकती है? जीरो तब आएगी जब बोट आपकी फास्ट चल रही होगी। तो जब आपकी बोट की वेलोसिटी ज्यादा होती है तो आप जीरो ड्रिफ्ट पर पहुंच सकते हो। दैट मीन्स डायरेक्टली आप बी पे पहुंच सकते हो, एक्स को जीरो कर सकते हो। अदरवाइज एक्स की मिनिमम वैल्यू यहां से निकलेगी। ओके, ये थोड़ा सा आपको हो सकता है ज्यादा हो गया हो, तो एक बार इसको दोबारा सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। इसका प्रूफ आप घर पे कर सकते हो। टी की वैल्यू यहाँ रखो, मिनिमाइज करो, और अगर नहीं कर पाते हो तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, इन्हीं पर रिलेटेड होगा। ओके, सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और ये बोट रिवर प्रॉब्लम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सो यू जस्ट गो थ्रू दिस। आपके कुछ क्वेश्चंस अभी दिख रहे हैं हमको। सो वी हैव टू मैक्सिमाइज वीपीएस। हाँ, सो ये मैक्सिमाइज मिनिमाइज वाले रूल लगा करके हमने इसको मैक्सिमाइज किया है। आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। इससे रिलेटेड रेन फॉलिंग प्रॉब्लम्स भी हैं, इस रिलेटिव मोशन से सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको ये बेसिक फंडा पता है तो आप कर सकते हो रिलेटिव मोशन का कोई भी क्वेश्चन। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको रेन फॉलिंग के क्वेश्चंस अवॉइड करें, क्योंकि अभी हम लोगों ने रेन फॉलिंग का क्लियरली स्पेसिफिकली नहीं सीखा है। सो रिवर बोट की प्रॉब्लम आ सकती है एग्जाम में, और रेन फॉलिंग का हुआ या एक एरोप्लेन से दूसरे एरोप्लेन में कैसा दिखाई देता है, अवॉइड किया जाएगा उसको। अगर होगा तो बहुत सिंपल वाला होगा, जो कि आप उस फॉर्मूले से बता सकते हो। फिर आपने पूछा है फर्स्ट केस में एक्स मिनिमम की वैल्यू कैसे आई, बताओ ना। तो आपको फर्स्ट वाले केस में पहले थीटा निकालने का, देखो थीटा पता होता है तो हम टी निकालते हैं, टी के बाद एक्स निकालते हैं। अगर हमको मिनिमम ड्रिफ्ट करना है तो मिनिमम एक्स वाला थीटा चाहिए होगा। तो फर्स्ट केस में मिनिमम एक्स वाला थीटा ये है। एक बार ये थीटा मिल गया तो इस थीटा की वैल्यू को इसमें रखना है, इस वाले एक्सप्रेशन में। तो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है, इस वाले एक्सप्रेशन में थीटा की वैल्यू रख देनी है, तो यहाँ से साइन थीटा को रख लो, फिर साइन थीटा से कॉस थीटा को यहाँ पे रख दो, फिर सिंप्लीफाई करोगे, फिर आंसर आ जाएगा। एग्जाम में क्या होगा कि उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी। तो जैसे सपोज कर लीजिए थीटा की वैल्यू आपको, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई, तो थीटा 30 डिग्री आ गया, तो 30 डिग्री रख देंगे इसमें, काम हो जाएगा। ओके, फिर आपने बोला ड्रिफ्ट इज एक्स्ट्रा डेविएशन ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ रिवर। यस, ड्रिफ्ट इज extra deviation because of river flow velocity. Yes. Then you are writing, will there be DPP about this about discussion tomorrow? That's up to you. Do you want an extra lecture to discuss और डाउट सेशन रखना है तो कल मैं बोल सकता हूँ। अदरवाइज अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे, क्योंकि अभी मैंने आपको डीपीपी नहीं दिया रिलेटिव मोशन का, आज प्रोवाइड करूंगा, तो आप मेनली फोकस कीजिए काइनेमेटिक्स का बेसिक वाला पोर्शन, प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटिव मोशन का बेसिक एस्पेक्ट, दैट्स ऑल। और बेटर होगा कि आप खुद सेल्फ स्टडी करो, और डीपीपी का डिस्कशन हम लोग टेस्ट के बाद कर लेंगे। ओके, टाइम हो गया, काफी लोगों को दूसरा एंगेजमेंट होगा। सो यस, यू कैन टेक ऑफ, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग टेस्ट। डू योर बेस्ट। थैंक यू।